नमस्कार दोस्तों, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग हिंदी विषय की शुरुआत करते हैं और हिंदी विषय के अंतर्गत हम लोग हिंदी को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपका व्याकरण रहेगा और दूसरे खंड में या पार्ट में आपका साहित्य रहेगा। वनडे एग्जाम में व्याकरण अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, साहित्य का थोड़ा सा कम रोल रहता है। और वनडे एग्जाम से तात्पर्य है टेट, सुपर टेट, लेखपाल, वीडियो, यूपी सरकार के अन्य एग्जाम राज्य अधीनस्थ के। और व्याकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वर्ण, पहला बिंदु, फिर पढ़ेंगे शब्द, शब्द के बाद आपका वाक्य। जब हम अपने टॉपिकों में आएंगे तो हम इनका विस्तार करेंगे। वर्ण का विस्तार करेंगे तो वर्ण के मेल से संधि बनती है। शब्द का जब हम विस्तार करेंगे, शब्द को पढ़ेंगे तो शब्द का विस्तार करेंगे। और इसके अंतर्गत हमको शब्द के अर्थ के आधार पर भेद मिलते हैं, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर भेद मिलते हैं। अर्थ के आधार पर विलोम, पर्याय, विलोम, पर्याय, तत्सम, तद्भव, और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अव्यय मिलते हैं। साहित्य को भी हम लोग दो भागों में पद्य और गद्य बांटते हैं। पद्य को हम काल के आधारों पर पढ़ते हैं, पद्य साहित्य को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। गद्य की भी अनेक विधाएं हैं, जैसे उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, निबंध है, एकांकी है, आत्मकथाएं हैं, रिपोर्टार्ज हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, आदि महत्वपूर्ण है। जब हम इन टॉपिकों में आएंगे तो इनके विषय में सिलेबस में भी, पाठ्यक्रम के विषय में भी विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके विषय में भी पढ़ेंगे। देखिए, मुख्य बिंदु वर्ण पे आने के पहले थोड़ा सा हम लोग हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं। तो हिंदी के विषय में हम लोग जान लेते हैं, क्या हिंदी प्राचीन काल से ही भारत में बोली जाने वाली भाषा रही है? अगर प्राचीन काल से नहीं बोली जाती थी तो कौन सी भाषा बोली भारत में जाती थी? आपका हिंदी का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, हिंदी शब्द का विकास कैसे हुआ, हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्थाएं कौन सी हैं? तो आज हम लोग आपको हिंदी भाषा का विकास, हम लोग भाषा से संबंधित, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लेते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई, जिसका अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। जैसे हम लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसका माध्यम क्या होता है? भाषा ही होता है। जैसे हमारी क्लास का आज माध्यम है, जो हम आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं, भाषा के माध्यम से ही रख रहे हैं। तो भाषा शब्द का अर्थ ही है वाणी की अभिव्यक्ति या विचारों की अभिव्यक्ति। भाषा विकास का क्रम भारत में हमने जैसे चर्चा की थी, वैदिक संस्कृत के बाद फिर लौकिक संस्कृति आई, फिर पाली आई। पाली को देश की प्रथम देशज भाषा माना जाता है। फिर प्राकृत आई, पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, वैदिक काल में वैदिक साहित्य लिखे गए, लौकिक संस्कृत में आपको मुख्य रूप से महाकाव्य लिखे गए, प्राकृत भाषा में जैन साहित्य लिखे गए, जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं। और अपभ्रंश को ही संधि काल की भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश से ही उत्तर भारत की आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। अपभ्रंश के भेद हम पढ़ेंगे अभी जस्ट इसी के बाद, इसके बाद हम अपभ्रंश के भेद की बात। अपभ्रंश से ही आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ, खास करके उत्तर भारत में जो बोली जाती है, उत्तर और पूर्व भारत में, जैसे हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू। और हिंदी का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। आपका जब हम अपभ्रंश के भेद पढ़ेंगे तो वहाँ और इसके विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अपभ्रंश का काल जो माना जाता है 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक,
इसे संधिकाल, क्योंकि प्राचीन और आधुनिक के बीच की कड़ी थी, इसीलिए इसे संधिकाल की भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ रूप। इसके अन्य प्रचलित नाम है ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, अवहट, अपभ्रंश आदि आपका। फिर हम चर्चा करते हैं हिंदी। हिंदी शब्द, जैसे कि हम लोग बात करेंगे, जैसे हमारा नामकरण हमने अपने से नहीं किया, हमारे माता पिता ने किया, उसी तरह अंग्रेजों को अंग्रेज फ्रांसीसियों ने कहा, फ्रांसीसियों को फ्रांसीसी अंग्रेजों ने कहा, उसी तरह भारत को हिंदी, हिंदू या हिंदुस्तान, ये सारे नामकरण किसने? ईरानियों ने दिया आपको। तो उसी है हिंदी। और हिंदू शब्द संस्कृत भाषा के नहीं है, यानी अपने मूल भाषा के शब्द नहीं है, फारसी भाषा के शब्द हैं। पारसियों की प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक आविस्ता में ये शब्द मिलते हैं आपको। और इसके कहने का रीजन इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि प्राचीन काल में भारत की जो प्राकृतिक सीमाएं थी, भारत आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये पूरी भारत की प्राकृतिक सीमा है। और भारत की प्राकृतिक सीमा किसके साथ? फारस के साथ। आज वर्तमान नाम जिसका है ईरान, उसके साथ लगती थी। तो ईरान के लोग भारत को सिंधु नदी के पार के निवासियों को शा की जगह वो हा शब्द का हा वर्ण का उच्चारण करते हैं, इसलिए उन्होंने हिंद कहा। हिंद के पार के निवासी, सिंधु नदी के पार के निवासी की जगह उन्होंने हिंद के पार के निवासी कहा। हिंद से ही धीरे धीरे यहाँ के का नाम और भाषा का नाम हिंदी पड़ा आपका। तो इनकी प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक आविस्ता में भी, क्योंकि आविस्ता का भी काल लगभग वही माना जाता है जो भारत में आपको वैदिक साहित्य लिखे जा रहे हैं। बहुत ही प्राचीन पुस्तक है आविस्ता पारसियों की। हिंदी शब्द बना है, हिंद में ईक विशेषण प्रत्यय लगे। कई बार एग्जाम में आ चुका है, हिंदी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें ईक विशेषण प्रत्यय लगा हुआ। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है हिंद में? ईक विशेषण प्रत्यय लगा हुआ है। ईक विशेषण प्रत्यय लगाकर हम लोग हिंदी शब्द बना लेते हैं, हिंदी या हिंदी, और बाद में का या ग वर्ण का लोप होकर हिंदी शब्द बना। इसके संबंध में कुछ और है। हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख किन लोगों ने किया आपको भारत में? तो 13वीं शताब्दी के फारसी कवि हैं औफी, किसी की पुस्तक में औफी भी लिखा मिला। इन्होंने हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग देशज भाषा के रूप में किया। कहा कि देश की भाषा जो है वो कौन सी है? हिंदवी है। और अमीर खुसरो, ये भी सल्तनत कालीन आपके कवि हैं, आपको मुख्य रूप से जानते हैं। इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने भी अपनी पुस्तक खालिक बारी में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार देशज भाषा के लिए कहा कि भारत की देशज भाषा के रूप में कौन सी भाषा है विकसित है? हिंदवी है आपको। तो इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लेते हैं हम लोग। फिर हम लोग, जैसे हमने बात किया अपभ्रंश से ही आपको आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ, तो हम अब अपभ्रंश के विषय में पढ़ रहे हैं, अपभ्रंश और अपभ्रंश के भेद, क्योंकि इन्हीं से ही भारत की, उत्तर भारत की खास करके अधिकांश भाषाओं का जन्म हुआ आपका।
सौरसेनी अपभ्रंश से, सौरसेन देखिए खास करके नाम से ही अपभ्रंशों के स्थान से उनके नाम सौरसेन, जैसे प्राचीन काल में मथुरा आज जहाँ पर है उसको सौरसेन महाजनपद कहते थे, तो वहाँ पर जो भाषाएं विकसित हुई वो सौरसेनी। मगध बिहार का नाम है प्राचीन, तो उसको मागधी अपभ्रंश कहें। अर्धमागधी यानी कि जब हम पूर्वी क्षेत्रों की ओर आए तो वहाँ अर्धमागधी अपभ्रंश के लिए हम उसका नामकरण करते हैं आपका। के अवधम पंजाब क्षेत्र में, ब्राचण सिंधी क्षेत्र में, देख लीजिए किन किन अपभ्रंश उनके देख लीजिए। सौरसेनी अपभ्रंश से हम मुख्य रूप से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, केकय पैसाची अपभ्रंश से हम लोग पंजाबी और लहंदा, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा, खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी। तो विभिन्न अपभ्रंशों से ही आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ। उत्तर भारत में या पूर्वोत्तर भारत में या पश्चिमोत्तर भारत में जो भाषाएं बोली है उसमें हमको मुख्य रूप से हिंदी, कितनी हिंदी की उपभाषाएं मिली, 1, 2, 3, 4 और 5। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ये मुख्य रूप से 5 हिंदी की उपभाषाएं रहीं और इनके अंतर्गत हिंदी की विभिन्न बोलियों का जन्म हुआ आपका। तो अगले हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं, आपके नेक्स्ट बिंदु में पढ़ते हैं। कितनी उपभाषाएं रही? 5। और इन उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 18। फर्स्ट है पश्चिमी हिंदी, सेकंड है पूर्वी हिंदी, तीसरे नंबर पर है बिहारी हिंदी, चौथे नंबर पर है पहाड़ी हिंदी और लास्ट में 5वें नंबर पर हम लोग राजस्थानी। यही हिंदी की उपभाषाएं हैं और इनके अंतर्गत विभिन्न 18 बोलियां जो हैं बोली जाती हिंदी की। जैसे पश्चिमी हिंदी के अंदर प्रमुख रूप से आपको आती है खड़ी बोली, और खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। खड़ी बोली को ही आज मानक हिंदी या परनिष्ठ हिंदी के रूप में जाना जाता है या प्रयोग किया जाता है। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू,
हरियाणा क्षेत्र में, इसको हरियाणवी इसीलिए कहते हैं आपको, और दक्षिणी हिंदी। थोड़ा ये एक विवादित रहा दक्षिणी हिंदी वाला आपको, क्योंकि दक्षिण भारत में जब यहाँ से उत्तर भारत से दक्षिण भारत सूफी संत गए, संत महात्मा गए, तो हिंदी का उन्होंने एक रूप विकसित किया जो दक्षिणी हिंदी के नाम, खास करके बहमनी राज्य हैं जो सल्तनत काल में विकसित हुए आपको, वहाँ पर जो हिंदी का स्वरूप है खड़ी बोली से ही मिलता जुलता रहा, वो दक्षिणी हिंदी के नाम से जाना जाता है। फिर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हम आ जाते हैं। इसमें देखिए जो एग्जाम में पूछा जाता है खड़ी बोली, ब्रज भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, किस हिंदी के अंतर्गत आती हैं आपको, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं आपको। फिर पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई एग्जामों में आ चुका। अवधी किस उपभाषा का, अवधी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, वो पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी, और बिहारी के अंदर आपको आती है भोजपुरी, मैथिली और मगही। पहाड़ी हिंदी के अंदर कुमायूनी, गढ़वाली आती है, और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती भाषा। तो इस तरह करके पूरी 18 बोलियां हैं हिंदी की उपभाषाओं की, और उपभाषाओं का जन्म हुआ किससे, अपभ्रंशों से हुआ। तो आप इनको चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं, 4 2 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18। कई बार दक्षिणी हिंदी को अगर हिंदी पश्चिमी हिंदी के अंदर नहीं तो 17 मानी गई हैं, परंतु एग्जाम में आपको अगर 17 18 दोनों ऑप्शन में हो तो आप 18 ही टिक मारिएगा, 17 आपका गलत है। जब आप 18 ऑप्शन ना मिले तो आप 17 कर सकते हैं। तो ये हिंदी की उपभाषाएं रहीं। अब हम हिंदी भाषा का, तो भाषा के जो स्वरूप, किसी भी भाषा के कितने प्रकार के स्वरूप हो सकते हैं, थोड़ा सा हम वहाँ भाषा का स्वरूप की या भाषा के प्रकारों की बात करें तो भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा के स्वरूप 3 प्रकार के होते हैं। एक होती है मौखिक भाषा, भाषा की स्वरूप या हम प्रकार की बात कर रहे हैं। मौखिक भाषा, और मौखिक भाषा को भाषा का सबसे सरल रूप कहा जाता है, यानी कि जो हम बात कहते हैं आपसे वो मौखिक रूप में कहते हैं, या आपसे हमारी बात 2 व्यक्तियों के मध्य बातचीत हो रही है, मौखिक है। रेडियो प्रसारण ये भी मौखिक भाषा के रूप में आपको सुनने को मिलता है। जैसे नेता द्वारा सभा का संबोधन है, टीचर द्वारा कक्षा को आपको व्याख्या कर रहा है, तो वो भी एक तरह से मौखिक भाषा के रूप में हो जाता है। फिर भाषा का दूसरा स्वरूप हो जाता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या क्या आप रख सकते हैं, पुस्तकें, पत्र, पत्रिकाएं आदि, जितने माध्यमों से आप लिखकर अपनी बात रख सकते हैं वो आपको क्या हो जाती है, लिखित भाषा हो जाती है। और अंतिम बिंदु इसमें आ जाता है भाषा के स्वरूप या प्रकार में आपका सांकेतिक भाषा। और सांकेतिक भाषा का कहाँ कहाँ हम उपयोग करते हैं आपको देख लीजिए। और ये भाषा का सबसे कठिन स्वरूप होता है। कई बार हम किसी व्यक्ति के संकेतों को नहीं समझ पाते तो इसको सबसे कठिनतम रूप माना जाता है, आपको कठिन रूप है भाषा का। जैसे रोडों के किनारे सिग्नल लेकर दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना आपको, और गाड़ी का हॉर्न, ये भी आपको सांकेतिक भाषा के रूप में आ जाता है। गाड़ी का हॉर्न
स्कूल की घंटी, हम स्कूल की घंटी संकेत ही तो है, घंटी बजी हम समझ गए कि हमारा पीरियड बदल गया, घंटी बजी हम समझ गए कि हमारा इंटरवल हो गया, हमको अब खाना खाना है या छुट्टी हो गई। तो स्कूल की घंटी, गाड़ी का। फिर चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिस के संकेत, वो भी तो हमको संकेत के माध्यम से दाएं मुड़ना है, रुकना है, जाना है, इस तरह के संकेत करता है। तो सांकेतिक भाषा के बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं। तो भाषा के स्वरूप और प्रकार में मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा आती है। इसके बाद हम अपने भारत में कितने प्रकार की भाषाएं हैं, इनको बांटा गया है भाषा परिवारों में, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो भारत में 3 भाषा परिवार हैं। उत्तर भारत में बोली जाने वाली, उसको उत्तर भारत में बोली जाने वाली प्राचीन काल से आज तक की भाषाओं को हम लोग क्या कह देते हैं, आपको उनको हम मुख्य रूप से क्या कह देते हैं, भारोपी भाषा। दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको हम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा करते हैं। एक आष्ट्रिज भाषा परिवार है, खास करके भारत की जब हम जनजातियों को पढ़ेंगे तो उसमें अधीन जातियां हैं जिनमें आष्ट्रिज जनजाति के लक्षण पाए जाते हैं, तो वहां पर हम आष्ट्रिज भाषा का प्रयोग देखते हैं। तो आष्ट्रिज भाषा परिवार में हम उनकी भाषाओं को बांट देते हैं। तो भारत में भाषा परिवार, भारत की भाषाओं को कितने पर 3 मुख्य रूप से भाषा परिवार हैं। पहला है भारोपी भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा है आष्ट्रिज भाषा। भारोपी उत्तर भारत में प्राचीन काल से लेकर आज तक जितनी उत्तर भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती रही हैं वो सब भारोपी, जैसे हम लोग देख लेते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपसे पूछा जाता है, अंग्रेजी भी भारोपी भाषा परिवार की भाषा है और उर्दू, ये आपको भारोपी उत्तर भारत में खास करके इसमें जो आपके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं जो आपसे इंपॉर्टेंट है, जैसे अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, इनको हम भारत। अब द्रविड़ भाषा परिवार में जो दक्षिण भारत में पूछी जाती बोली जाती हो उन भाषाओं को हम इस परिवार में रखते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गोंड, उरांव, ब्राहुई, ये भाषाएं आती। आष्ट्रिज भाषा में आप परिवार में हमने कहा ये जनजातियों की भाषा है, तो इसमें आपको खासी, संथाली, मुंडारी आदि भाषाएं आती। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं आपके, जैसे कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन, नंबर 1 पर कौन सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है, कौन सी, और विश्व में आपको मालूम होना चाहिए कौन सी भाषा बोली जाती है सबसे ज़्यादा, तो वो चीनी है, मंडारिन जिसको दूसरा नाम है उसका मंडारिन भी उसको कहा जाता है, चीनी। और भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बांग्ला। और तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तेलुगु। यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है, ये बिल्कुल करेक्ट है, सबसे प्राचीन भाषा है।
तो अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे प्राचीन जीवित भाषा, यानी आज भी वो जो बोली जा रही वो तमिल है। बहुत इंपॉर्टेंट, जिस समय उत्तर भारत में आपको पाली प्राकृत विकसित हो रही थी, उसी तरह दक्षिण भारत में आपको तमिल भाषा, और तमिल भाषा आज भी भारत में बोली जाती है। हाँ बच्चों, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हिंदी का संवैधानिक उल्लेख, यानी संविधान में हिंदी का कहाँ कहाँ उल्लेख किया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देश की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। थोड़ा सा एक बिंदु यहाँ पर, देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है आपको, वो किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ। यानी देवनागरी लिपि जो निकली है आपको, वो किस लिपि से निकली हुई है? ब्राह्मी लिपि से। ये भी थोड़ा सा आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो प्रदान किया गया वो 14 सितंबर 1949 को किया गया। इसी जब 14 सितंबर 1949 को प्रदान किया गया, इसी उपलक्ष्य में हम लोग 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में। ठीक है, क्योंकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था 14 सितंबर 1900, इसलिए हम, और हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने रखा था? गोपाल स्वामी आयंगर ने रखा था। और हिंदी का पहला समाचार पत्र, जैसे सभी लोगों को मालूम होगा आपको, उदत्त मार्तंड था, और इसके संपादक महोदय कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल, कानपुर निवासी थे, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, इसीलिए हम लोग 30 मई को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे 14 सितंबर को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसलिए 14 सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं आपको। और पहला हिंदी का समाचार पत्र उदत्त मार्तंड 30 मई को प्रकाशित हुआ था 1826 को, इसलिए हम 30 मई को क्या है? पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 15 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था, इसलिए हम 10 जनवरी के डेट को 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको देख लीजिए, क्योंकि अपने देश के बाहर भी कुछ देश हैं, जैसे मॉरिशस हैं, फिजी हैं, आपको यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। तो मॉरिशस का प्रेमचंद अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है, इनका प्रसिद्ध उपन्यास लाल पसीना आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह फिजी का प्रेमचंद जोगिंदर सिंह कंबल को कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं धरती मेरी माता, सवेरा और करवट। कुछ और बिंदु हैं, इनको हम, जैसे कि हिंदी के विकास में योगदान देने वाली महत्वपूर्ण, हिंदी के विकास में योगदान देने वाली संस्थाएं, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको हिंदी के विकास में जिन संस्थाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसमें सबसे पहला नाम आता है आपको फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। ये 1800 ईस्वी में इसको गवर्नर वेलेजली ने आपको इसको स्थापित किया था। इसकी मूल स्थापना का उद्देश्य क्या था कि भारत के लिए अपनी कंपनी में काम करने वाले, अंग्रेजी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को भर्ती के लिए ट्रेनिंग देना,
तो यहाँ की लोकल भाषा के लिए उन्होंने हिंदी के विकास के लिए इस संस्था ने अपने कर्मचारियों को सिखाने के लिए इस संस्था ने या फोर्ट विलियम कॉलेज ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जिसकी वजह से आज हमको मानक हिंदी के रूप में हम आज देख पाते हैं, हिंदी को एक ग्रामर के रूप में देख पाते हैं, उसको एक व्याकरण के रूप में परिभाषित, वो संस्था है नागरी प्रचारिणी सभा काशी। इसकी स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में और संस्थापक थे श्याम सुंदर दास जी। और इस नागरी प्रचारिणी सभा काशी से बहुत सारे विद्वान जुड़े रहे और धीरे धीरे हिंदी को एक मानक हिंदी के रूप में लेके आए, जिसको आज हम आधुनिक स्वरूप में पढ़ते हैं और देखते हैं। ये रहा हमारा टॉपिक आज का, हिंदी भाषा का विकास। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपने इसको पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।